रहने वाला है हमारा। क्लासेस किस तरह से रहेगी, एप्लीकेशन अभी तक हमने चलाया, उसमें आप सभी के लिए हमने अभी तक उसमें टेस्ट, और वैसे सबसे ज़्यादा टेस्ट हमने कंडक्ट किए। सीडीपी के कुल 30 टेस्ट हमने बना के रख दिए हैं। कभी भी आप ज्वाइन करें, वो 1 ईयर या 6 मंथ जो भी उसका ड्यूरेशन है, वो बहुत मिनिमम फीस है, 199 है। उसे मैंने 99 भी किया था कई बार, कई बच्चों ने ख़रीदा भी है और एक एक बार उन्होंने अटेम्प्ट भी कर लिया है। मल्टीपल टाइम उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप कभी भी, कोई इश्यू नहीं है उसका। सेकंड उसमें देखना आपको ये है, उसमें संस्कृत का कोर्स भी है जिसमें क्लासेस अभी डलने वाली है धीरे धीरे। और थर्ड जो हमारा हिंदी शिक्षण विधियों का और व्याकरण का कोर्स है, उसमें टेस्ट आप कर रहे हैं। अभी उसमें 7 टेस्ट डल चुके हैं, कुल टोटल 9 या 10 टेस्ट हैं, जिसमें आपकी सारी शिक्षण विधियां खत्म हो जाएगी। यानी कि आपने वो कर लिया तो आपने 30 में से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं हिंदी में। वो सभी टेस्ट आप अगर दे लेते हैं तो हिंदी, सीडीपी, संस्कृत हमने अच्छे से कवर कर ली है। और जो अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहे थे लास्ट 2020 से, उनके लिए मैं बता दूं कि हमने 2020 मार्च में ही क्लासेस शुरू की थी सीडीपी की, शिक्षा मनोविज्ञान की, अनअकैडमी पर। उसके बाद हमने लास्ट ईयर ही हमारा खुद का शुरू किया है। तो 125 क्वेश्चन 150 में से हमने आराम से अटेम्प्ट किए थे लास्ट वाली रीट में। वो बहुत अच्छा स्कोर रहा। और आज भी हमारे पास जो नोट्स हैं, अभी भी अगर आप उनसे मिलान करते हैं तो 140 प्लस क्वेश्चन तो हमारे नोट्स से ही बने हैं। तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन अपने नोट्स से बने हैं और वही चीज़ें आती रहती है, लेकिन वो एक अच्छा सा बेसिक तैयार हो गया है उससे। ठीक है, तो चलो अपनी जो आज की क्लास है वो हम शुरू करते हैं। जो अभ्यर्थी आते जाएंगे उनसे बात करते जाएंगे। बाकी एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करें। फ्री टेस्ट होते हैं उनको भी शेयर करें कि आप ये टेस्ट दो। उसका लिंक होता है, सीधा सीधा आपको केवल लिंक शेयर करना है, उसके बाद आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। आज भी मैंने एक फ्री टेस्ट डाला है, हिंदी पेडागोजी का टेस्ट नंबर 7 मैंने आपके लिए फ्री किया है वो। ठीक है, तो 3 टेस्ट और बाकी हैं, इसके बाद हिंदी पेडागोजी कंप्लीट। इसको पढ़ लिया तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम आगे शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ये क्लासेस हमने जब ली थी तब से क्लासेस अभी में हमने अपडेशन कर दिया है क्वेश्चंस में, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। ये जो अभिप्रेरणा वाला टॉपिक है हमारा 3 दिन चलेगा। इसमें 80 पेज की ये पीडीएफ है और उसमें 140 से 50 के बीच में हमने प्रश्न बना रखे हैं। अगर उसको कंपाइल कर देते हैं तो लगभग 80 प्रश्न तो आपको लेने ही पढ़ने ही हैं। उसके अलावा उन 80 प्रश्न के साथ साथ नीचे 3-4 लाइनें और उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि गेट्स द्वारा बताए गए प्रेरक के नियत कार्यों में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है। यानी कि गेट्स के द्वारा जो बताया गया है, प्रेरक बताए गए हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा गेट्स के द्वारा नहीं बताया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन यहाँ पे बैठते हैं। और सीधा सीधा मैंने जो येलो मार्क किया है वो यही किया है कि आपका ये आंसर है, ताकि आपका टाइम बचे और फटाफट उसे देख पाएँ। व्यवहार को मजबूत करना, ये तो उन्होंने बताया है। आदतों को निर्मित करें, अपने व्यवहार को मजबूत करें, अपने व्यवहार परामर्श करना, उसके बाद उसे मजबूत रखना। अगर वो बेहतर, अगर सही है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, आप मोटिवेट कर रहे हैं तो उसको मजबूत रखें। आपकी आदतों को निर्धारित करें। नकारात्मक आलोचना नहीं करनी है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो गेट्स ने इसे नहीं बताया है, आपको ये हटा देनी है। ठीक है, नकारात्मक आलोचना गेट्स का नहीं है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। स्वाभाविक अभिप्रेरक, स्वाभाविक भूख प्यास नींद काम, बस। और भूख प्यास, भूख लगती है, खाना खाना भी आनंद है। भूख प्यास नींद काम, ये सब आपको आनंद देने वाले होते हैं, इसीलिए स्वाभाविक प्रेरकों में मनोरंजन को लिया गया है। जबकि सजा है, भूख है, ये भी है। अच्छा, मनोरंजन भी है, सम्मान नहीं है, भूख स्वाभाविक प्रेरक है, तो यहाँ पे मनोरंजन भी नहीं होगा। मनोरंजन रखा गया है लेकिन भूख प्यास नींद काम रखा गया है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वाभाविक प्रेरक है लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी भूख। यहाँ पे येलो मार्क जो किया है वो गलत किया है, यानी कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता ही रहा हूँ आपको कि आंसर इसका ए है। बट ये पीडीएफ आपको शेयर नहीं की जाएगी, इसमें मॉडिफिकेशन होकर शेयर किया जाएगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित है? एक तो उसकी सोशल, एक उसकी साइको, जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल, इन दोनों नीड्स के बारे में इनमें से आपको देखना है कि संगीत की आवश्यकता क्या उसकी सामाजिक आवश्यकता है, नहीं, क्या, हाँ, दिमाग की आवश्यकता मैं कह सकता हूँ, उसको शांति मिलती है संगीत सुनने से, गाने सुनने से। सामाजिक अनुवाद अथवा सराहना की आवश्यकता, ये सामाजिकता के लिए भी बेहतर है, लेकिन मैं इससे सामाजिक अनुदान, ये लेकिन अनुदान और सराहना की आवश्यकता, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक नहीं बन पाएगा, ये नीड्स नहीं है। ये क्या लिखना है, आपकी नीड होनी चाहिए, तो आपको संगीत सुनना होता है, ये नीड नहीं है आपकी। आपको सराहना चाहिए होती है, ये आपकी नीड नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये आपकी नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे को ये नीड नहीं चाहिए, उसे चाहिए घर का माहौल, यानी कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, वो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित बना दिया गया है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो जो परिवेश में जो वस्तु है जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वो क्या है? वो नीड है, या वो उद्दीपक है, या वो प्रेरक है, या वो चालक है, क्या है? तो ये एक ही शब्द होते हैं, उद्दीपक, प्रेरक, चालक, ये एक ही है। तो ये जो प्राणी, जो परिवेश की जो वस्तु है जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, उद्दीपक होता है। वो क्या कहते हैं उसे, या तो वो प्रेरक है या उद्दीपक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रबलन, प्रबलन तो आपको उद्दीपक मिलने के बाद प्रबलन मिलता है। उद्दीपन को हमने देख लिया है। उद्दीपन और उद्दीपक अलग चीज है। उद्दीपक जो हमारे कार्य को बढ़ाता है, या फिर वो जो वस्तु प्राप्त हमें करनी होती है, और उद्दीपन उसको, उसका भाव, ये भाव है, ये वस्तु है। और यहाँ पूछा गया है वो वस्तु क्या है? प्रलोभन, ये है ही नहीं। तो प्रेरक या उद्दीपक, उद्दीपक वस्तु है, उद्दीपन उस वस्तु को देख करके हमारा भाव है। तो भाव और वस्तु, यहाँ पूछा गया है वस्तु के बारे में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का है। अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को। बिल्कुल, आप जैसे मोटिवेट हो गए हैं तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की, आपको याद रहने लग जाएगा। आप मोटिवेट हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट में, तो आप तो एक तो लर्निंग स्पीड बढ़ गई आपकी। सेकंड, आपका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। कैसे? आपकी स्पीड बढ़ी, आपने लर्न किया, आपने सीखा, या आपने अधिगम किया। अधिगम करना ही मतलब व्यवहार में परिवर्तन आ गया, मतलब आपने सीख लिया, अब आपके व्यवहार में चेंज आ गया। चेंज क्या आया? विश्वास बढ़ गया आपका उस विषय के प्रति, उस टॉपिक के प्रति, यानी कि आपने उस टॉपिक के अगेंस्ट में आपने अब विश्वास हासिल कर लिया। अब आप फटाफट से उसके क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन पहले नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो स्पीड बढ़ जाती है, इससे लर्निंग स्पीड बढ़ती है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी व्यक्ति लर्न ही कर लेता है। चरित्र का निर्माण तो होता ही है, ये भी एक अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा काम है, प्रभावित करती है ये। कैरेक्टर्स मेकिंग में ये बहुत रोल अदा करती है। तो डी यानी सभी जो है वो काम कर रहे हैं, मोटिवेशन जो है। और स्किनर का बहुत बड़ा इसमें एक वक्तव्य भी है कि ये एक गोल्डन ट्रैक है, मतलब ये स्वर्णिम राजमार्ग है। क्या है ये? स्वर्णिम। ये किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है, सॉरी, ये स्किनर ने कहा है स्वर्णिम राजमार्ग, या अधिगम को प्राप्त करने के लिए अधिगम का स्वर्णिम राजमार्ग है। यानी अधिगम करना है, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो आप मोटिवेट रहना पड़ेगा आपको। जो मोटिव जो मूवर से बना है, ये क्या है? मूवरे,
मूवर से बना है मोटिव, जो मोटिवेशन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। संवेग का अर्थ है, देखिए जब संवेग आते हैं तो हमारे जो भाव हैं वो तेज हो जाते हैं, भाव की तीव्र दशा हो जाती है संवेग आना। जैसे संवेगों की हम बात करें, जैसे क्रोध है, ठीक है ना, ये जो भाव है वो तीव्र हो जाएंगे संवेगों के कारण। ठीक है, केवल सुख की दशा संवेग नहीं है, दुख की दशा संवेग नहीं है। तो ए ऑप्शन, जो फीलिंग्स है, संवेग क्या करते हैं, आपके भावों को तीव्र करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न। गिलफोर्ड ने संवेगों की श्रेणियां बताई है, तो गिलफोर्ड ने 3 श्रेणियां बताई हैं संवेगों की। सीधा सा आंसर है, आपको ध्यान रखना है, गिलफोर्ड ने 3 श्रेणियां बताई है। कौन सा संवेग है, तो भय, क्रोध, आश्चर्य सभी संवेग है। ठीक है, अगला प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अगर आप सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उसमें अभिप्रेरणा क्या काम करती है? शिक्षार्थियों को एक दिशा में नहीं, शिक्षार्थियों को मोटिवेट करती है, उस विषय में रुचि पैदा कर देती है। केवल एक 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 ट्रैक पे सोचने के लिए बाध्य करेगी नहीं करेगी, आप अच्छे से उस विषय में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को कभी भी मोटिवेशन आपको याददाश्त, आपकी कंट्रोल यानी आपकी स्पीड याददाश्त की नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, किसी एक रास्ते पे आपको नहीं चला सकता। पिछले किए हुए काम को अधिगम से अलग करना बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या कर सकता है फिर? अभिप्रेरणा आपके कार्य को बनाए रखना, उसे शुरू करना, अंत तक ले जाना, ये काम करता है मोटिवेशन। तो सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का वास्तविक कार्य ही यही है। और जब आप सीख रहे हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखेगी मोटिवेशन। और मोटिवेशन नहीं है तो आप, वो चाहे आपको लाखों रुपए देने वाली है वो वस्तु, वो आपके परीक्षा में आने वाली है वो वस्तु, लेकिन आप फिर भी उसे उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेट नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप 4 दिन की पढ़ाई में ही ऊब जाते हैं, मोटिवेशन नहीं है, और फिर पता लगता है कि जो पढ़ रहे थे उसी में से सारी चीज़ें आनी थी, एक बार और रिवीजन कर लिए होते तो सारी चीज़ें आ जाती है, एग्ज़ाम में कर लेते, 95% हम अच्छा सा गोल कर लेते, लेकिन वो कभी कभार होता है ऐसा। तो ये सब मोटिवेशन के कारण ही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य है एक अभिप्रेरक या कर्षण बल। वही बात है, प्रेरक है, जो अभिप्रेरक है या उद्दीपक है, जो उद्दीपक आपको उस चीज में लगाए रखता है, जो खास लक्ष्य की ओर आपकी सोचने के, आपके कार्य करने के काम को या आपके कार्य करने को लगातार बनाए रखता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो सबसे बड़ी परिभाषा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक परिभाषा है। तो ये मॉर्गन, किंग, स्विस, स्कोपर, इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगर आवाज़ कम आ रही है तो हम आवाज़ को इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि आवाज़ कम है, रानू पांडे जी नमस्ते, अगर आपको लगता है आवाज़ कम है तो हम इंक्रीज़ करेंगे, नहीं तो ठीक है, तो फिर ओके, यही चलने देंगे। ठीक है, तो मॉर्गन, किंग, स्विस, स्कोपर ये कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू होगा, लेकिन खास लक्ष्य की तरफ जो काम कर रहे हैं वो आपका बना रहेगा, व्यवहार आपका वैसा ही रहेगा, आप काम करते रहेंगे। और एक प्रेरक है जो खींच रहा है, एक कर्षण बल से काम कर रहा है, ये मोटिवेशन है। तो ये परिभाषा के तौर पर पूछा जाए तो आपको बताना है, मॉर्गन का नाम तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे ध्यान? किंग, एक एक वो आता है कुकर, सीटी कुकर जो आता है, सीटी कुकर क्या करता है, आप कुछ पका रहे हैं तो सीटी कुकर आपका जो बन रहा है, अनिल जी ओके क्लियर है, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। तो जो सीटी कुकर है वो आपकी चीज़ को बना रहा है, तो वो कंटिन्यू रखेगा और किसी उद्देश्य के लिए एक बल लगाएगा उसे पकाने के लिए। मान लीजिए चावल बना रहे हैं आप, तो उसे पकाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, किंग प्रेशर कुकर एक आया करता था, किंग फिशर या कुछ ऐसा कुछ करके है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ किंग फिशर ही होना चाहिए। तो ऐसे किंग का नाम ध्यान रखें, मॉर्गन, किंग, इस तरह से ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो गुड़,
बहुत अच्छी परिभाषा लगती है मुझे तो गुड और स्किनर की। स्किनर ने कहा ये गोल्डन ट्रैक है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर का मैंने आपको बताया था अभी पहले प्रश्न में ही, ये वाले जय श्री कृष्ण, पहले प्रश्न में ही मैंने बताया था कि गोल्डन ट्रैक है ये। मोटिवेशन आपका, सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, सिखाने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से जैसे हम लाइव जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो ये भी मोटिवेशन होता है। कोई नहीं जुड़ेगा तो वो धीरे धीरे हमें आलस आ जाएंगे या फिर हम उसे छोड़ देंगे। तो स्किनर की गुड की परिभाषा अच्छी लगी मुझे। कैसे? स्किनर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा राजमार्ग है, और गुड ने कहा कि देखो शुरू करना है, बनाए रखना है और कंट्रोल करके रखना है। ये है आपका गुड की परिभाषा। तो दो परिभाषाएं तो आपकी सीधी होगी, गुड की और स्किनर की। अब आते हैं वुडवर्थ की परिभाषा पे। वुडवर्थ ने कहा है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित कार्य करते रहना, निश्चित व्यवहार को करने के लिए प्रेरित जो करता है वही अभिप्रेरणा है। एक निश्चित उद्देश्य है आपका जो करना चाहते हैं, और एक निश्चित व्यवहार है आपका, पाना जो चाहते हो, एक पाने का तरीका फिक्स है आपका, इससे ये मिलेगा, तो वो मोटिवेशन है आपका। ये वुडवर्थ का कथन है, और वुडवर्थ ठीक ठाक व्यक्ति है। ठीक है। क्रैच व क्रैच फील्ड, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्रैच ने कहा क्रैच फील्ड से, वाई मतलब यह क्या कहती है, मोटिवेशन हमारे वाई का उत्तर देती है, क्यों का उत्तर देती है, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो वो उसका उत्तर देती है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। क्लियर है? तो यहाँ आपके 4-5 परिभाषाएं निमटती है। क्रैच व क्रैच फील्ड, वाई, इसको वाई से जोड़ो। वुडवर्थ ने कहा ठीक है, कोई निश्चित बात हो उसके लिए निश्चित कार्य करना। स्किनर ने कहा राजमार्ग, गुड ने कहा अच्छा है, शुरू करो, जारी रखो, कंट्रोल करते रहो। ये इनकी परिभाषाएं हैं। क्रिया को आरंभ रखना, जारी रखना, नियंत्रित करना, यही है अभिप्रेरणा। ये किसने कहा है? गुड ने कहा है। अच्छी परिभाषा है। गुड की परिभाषा आरंभ, जारी, नियंत्रित। स्किनर सर्वोत्तम राजमार्ग किसका? सीखने का। कौन? अभिप्रेरणा। वुडवर्थ कोई निश्चित बात कहते हैं, निश्चित क्या? निश्चित उद्देश्य, निश्चित व्यवहार, बस यही है मोटिवेशन। क्रैच फील्ड क्या? आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर आपकी अभिप्रेरणा देगी। और बाकी ये प्रश्न जो मैंने बनाए हैं वो चारों परिभाषाओं को यहाँ पे प्रश्नों के तौर पे लिया है। जब आपका टेस्ट लेता हूँ मैं, तो ये मल्टीपल परिभाषाएं में अलग अलग टेस्ट में आपको लेता हूँ, पर मैं जब पढ़ा रहा हूँ एक टॉपिक तो सारी परिभाषाएं आ गई है एक साथ। वुडवर्थ ने कहा है ना, निश्चित बात करनी, निश्चित निश्चित निश्चित, बस याद रखो। गुड शुरू करना, कंट्रोल करना, जारी रखना। क्रैच वाई। ठीक है। परिभाषा इस तरह से शॉर्ट में याद रखी जाती है। असत्य कथन बताइए। सकारात्मक आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रयोग उत्तम समझा जाता है, गलत। आंतरिक अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम माना जाता है, मतलब ये एक तरह से सत्य कथन है। आंतरिक अभिप्रेरणा, अच्छा मैंने ये नकारात्मक समझ लिया था, ये सकारात्मक ही है। बिल्कुल, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो सबसे बेस्ट होती है। बाह्य अभिप्रेरणा बार बार नहीं दे सकते, एक बार दे दी फिर कब मोटिवेशन मिलेगा, बार बार कैसे मोटिवेशन मिलेगा। व्यक्ति भी कब तक तो बार बार दवाइयाँ खाएगा, यानी कि उसे अंदर से ही पावर, सामान्य रूप से पावर अंदर से ही बढ़ानी चाहिए। ठीक है, बाहर से गोली खा के हम मोटिवेट नहीं हो सकते। नकारात्मक प्रेरणा से बालक कार्य को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, जब हम उसे मारेंगे कि ये काम नहीं करना है, तो फिर वो उस काम को करने के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करेगा जो सही नहीं है। अनुचित मतलब वो करेगा तो सही, लेकिन अनुचित साधनों का प्रयोग। पहले आपसे पैसे लेता था, अब वो उधार लेके काम करेगा, तो वो अनुचित हो गया ना। ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा सफल नहीं होने पर नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर आंतरिक अभिप्रेरणा काम नहीं कर रही है तब हमें बाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए। भाई नहीं करोगे तो मोटिवेट कैसे होगा? भाई आंतरिक अभिप्रेरणा तो वो मोटिवेशन हो ही नहीं रहा। और जब अंदर से मोटिवेट नहीं हो रहा तो एक आध मोटिवेशन बाहर से देके देखो, तो ये करना चाहिए, और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा देने से बच्चा अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा। सकारात्मक देने से बेस्ट रहेगा, लेकिन आंतरिक होनी चाहिए। लेकिन अगर सकारात्मक में भी काम नहीं कर रहा है तब आपको नकारात्मक देनी ही देनी है, एक बार दो बार जैसे भी बनता है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा अभी हमने बात की, सकारात्मक, नकारात्मक, आंतरिक, बाह्य।
बाह्य आपको जब देनी है जब आंतरिक काम नहीं कर रही हो, वरना नकारात्मक तो देनी ही नहीं है, वरना क्या होगा, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा, गलत रास्ते पर भी जा सकता है। आंतरिक को ही हम फर्स्ट कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, सकारात्मक है, अंदर से नेचुरली हमारे अंदर से आनी चाहिए। नहीं मैं काम करना चाहता हूँ, जैसे कॉमिक्स पढ़ना, कोई बुक्स पढ़ना, ठीक है, कोई भी गीता वगैरह जो भी पढ़ते हैं हम वो पढ़ना, तो ये अंदर से आता है पढ़ना, ठीक है। कोई मूवी देखना, अब मूवी देखने के लिए आपको एग्जाम में थोड़ा आने वाला है मूवी का, मूवी अंदर से देखते हैं हम। बच्चा खेलना पसंद करता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, मूवी देख रहा है, कॉमिक पढ़ रहा है, वो उसे मज़ा आता है। लेकिन अगर साइकिल साइकिल इनाम में जीतने के लिए वो कॉमिक पढ़ रहा है तो फिर वो हो जाएगा बाह्य, ठीक है। नेचुरल है तो फिर आंतरिक है। इस अभिप्रेरणा में बालक कार्य में उसे अच्छा लगता है, और जो बाहरी होती है वो बनानी पड़ती है, जैसे बाहर से निंदा करना, उसे प्रशंसा देना, उसका पुरस्कार देना, प्रतिद्वंदिता यानी आपस में कोई एग्ज़ाम्स, कुछ प्रतियोगिता करवाना, ये होती है आपके बाह्य अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा चक्र कितने प्रकार का होता है? तो अभिप्रेरणा चक्र 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वतः स्वाभाविक रूप से जो जारी रहे, चक्र चल रहा है ये, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। एक चक्र है जो आपको लगाना पड़ रहा है, ये फोर्सफुल्ली आप इसे कर रहे हैं। तो अभिप्रेरणा चक्र देखो, अभिप्रेरणा टाइप ऑफ मोटिवेशंस 2 टाइप ऑफ, और ये जो चक्र होते हैं उसको कहते हैं साइकिल। मोटिवेशन साइकिल भी 2 टाइप्स की बताई हुई है। एक तो होती है चक्रीय जो हमेशा चलती रहती है, और एक होती है संज्ञानात्मक। जो चक्रीय होती है वो तो स्वतः स्वाभाविक रूप से जारी रहती है, यानी हमेशा वो बनी रहेगी। कैसे? भूख एक बार लगी ऐसा नहीं है आपने किया साल भर बाद लगेगी, नहीं, अब ये चक्र है, आपको हर शाम को सुबह चाहिए, चक्र है। भूख प्यास नींद ये तो चलते ही रहते हैं, ये इसका चक्र है, चरण, ये चक्र बना हुआ है। और इसके 3 चरण होते हैं। एनडीआई मतलब डेली आपकी नीड्स बनती है, डेली आपको ड्राइव मिलता है। ड्राइवर क्या है? जैसे भूख लग गई, प्यास लग गई है, आपको ड्राइव कर रहे हैं। आपकी नीड क्या है? आपको भोजन की आवश्यकता है, आपको पानी की आवश्यकता है, ये आपकी नीड है। इंसेंटिव आई जो आपको पानी मिल गया, यानी आपका जो चालक है वो शांत हो गया। चालक शांत हो गया तो नीड भी आज के लिए कम हो गई, फिर कल जिंदा हो जाएगी वापस। संज्ञानात्मक में आपका दिमाग का मामला है, जो स्वयं नहीं चलता है बल्कि संज्ञान के द्वारा चलता है, दिमाग के द्वारा चलता है। जिससे आप क्या चाहते हैं, आपका शरीर नहीं मांग रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं मुझे कुछ मिले, प्राप्त हो जाए। चलो ले एम्पिटेट, एम्पिटेट 1 और 2 में नहीं हुआ तो 3 में हो जाए, तो ये आपकी उपलब्धि पाना चाहते हो, आप सत्ता पाना चाहते हो, ये आपका दिमाग का इच्छा है, आपकी बॉडी की नीड नहीं है। आप खा रहे पी रहे, ठीक है, जैसा भी ये व्यक्ति कमाता है खाता है तो उसकी बॉडी की नीड्स तो हो जाती है, लेकिन अब उसे चाहिए उपलब्धि और सत्ता या फिर पुरस्कार, तो ये होता है उसके लिए एक तरह से संज्ञानात्मक चक्र। तो ये 4 तरह का होता है। NDIC, सी का मतलब है यहाँ पे कॉग्निशन, नीड ड्राइव इंसेंटिव कॉग्निशन। ये कॉग्निशन बाद में दिया गया था, ये पहले नहीं था। NDI चक्र में केवल 3 चीज़ें ही डाली गई है, ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। कॉग्निशन बाद में जोड़ा गया है, NDIC जिसे हम कहते हैं। तो देखो, टाइप ऑफ मोटिवेशन 2, ठीक है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन 2, ठीक है। और चक्र जो है, जो अभिप्रेरणा का जो चरण है, या मैं कहूँगा अभिप्रेरणा के चरण, चक्र नहीं, चक्र तो साइकिल ऑफ मोटिवेशन 2 की, चरण जो है उसके है जो फेमस जो चरण माने गए हैं वो 3 माने गए हैं, और फिर बाद में लोगों ने इसमें कॉग्निशन भी जोड़ दिया, यानी इसमें फिर संज्ञान भी जोड़ दिया बाद में, ठीक है। मनोविज्ञान सुखवाद के आधार पर व्यवहार की व्याख्या किसने की? उसने कहा भाई व्यक्ति अच्छा दिखने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, सुखी रहने के लिए व्यवहार करता है। इसकी व्याख्या जो सुखवाद के आधार पर की है वो थॉमस हॉब्स के द्वारा की गई थी। सीधा आंसर है इसका, आपको देना है ये, यानी इसमें मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्या है ये। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर व्याख्या जो व्यवहार की है, बिहेवियर सुखवाद, ठीक है, जो बिहेवियर बताया है। सुखवाद शब्द जो है वो थॉमस हॉब्स के साथ जुड़ा हुआ है,
और व्यवहार के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन तो देकार्ते या डेकार्ते जिसे कहते हैं, आप कई जगह देकार्ते भी लिखा हुआ है, इन्होंने किया हुआ है। व्यवहार के सिद्धांतों का वैज्ञानिक प्रतिपादन। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहार के सिद्धांत का वैज्ञानिक, एक मिनट रुकिए, हम क्लास को चलो बाद में, अपने पास अवेलेबल है तो बाद में देख लेंगे इसे। व्यवहार के सिद्धांत का जो वैज्ञानिक प्रतिपादन है वो देकार्ते ने किया है, और सुखवाद के बारे में व्यवहार को थॉमस हॉब्स ने बताया है। अभिप्रेरक अभिप्रेरक का क्या कार्य है? क्रिया को पहले तो शुरू तो कर दो, फिर उसे बनाए रखो, और उसे लक्ष्य तक प्राप्त ना हो तब तक क्रिया को निश्चित दिशा में बनाए रखना, जिसे कहते हैं नियंत्रित, जिसे कहते हैं जारी, इसे कहते हैं शुरू, और ये तीनों मिलके हो जाती हैं गुड की परिभाषा। अच्छी बात है। क्रैच व क्रैच फील्ड कहते हैं वाई, जो हमारे वाई का उत्तर देती है वही मोटिवेशन है। और वुडवर्थ के बारे में तो अभी बताया मैंने आपको, जो निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित कार्य करवा रही है वही है अभिप्रेरणा। इसकी नर का है बहुत अच्छा उसका वक्तव्य है, गोल्डन जो ट्रैक है अभिप्रेरणा सीखने के लिए। अगला प्रश्न, प्रेरक प्राणी के भीतर वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, बिल्कुल, जो आपका उद्दीपक है वो आपके शरीर के भावनात्मक रूप से आपके शरीर को और आपकी भावनाओं को, दोनों को आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये परिभाषा किसकी है? ये गेट्स की परिभाषा है। गेट्स व अन्य की परिभाषा है कि आपको जो शारीरिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से आपको निश्चित विधियों के द्वारा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्लियर? निम्न में से प्राथमिक प्रेरक के गुण नहीं है। जो प्राथमिक प्रेरक होता है वो स्वाभाविक है। फर्स्ट आंतरिक है, तो भूख प्यास नींद काम अनिवार्य चीजें हैं, तो एक तो हो गया अनिवार्य, आपको जन्म से मिल गई, हो गया जन्मजात, स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो स्वाभाविक हो गई। लेकिन सोशल नहीं है। समाज से मिलना मतलब इसे ग्रहण किया गया है, ग्रहण किया गया है मतलब यह बाहर से आई है, बाहर से आई है मतलब यह कृत्रिम है। हो गया तीनों चीजें, कृत्रिम है, बाहर से आई है, तो यह हम कह सकते हैं सेकेंडरी है, इसे द्वितीयक, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक अभिप्रेरणा से हम कहें। तो सोशियल जो सामाजिक है सेकेंडरी है। चलो भाई, ये यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा हमें कि प्रेरक के दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक अनिवार्य जन्मजात और आंतरिक। व्यक्तिगत जो चीजें होती है वो आपकी सारी क्या है, आंतरिक अभिप्रेरक में दी गई है। ठीक है। और जो द्वितीयक है वो अर्जित है, जीवन को सामाजिक व्यवस्थित बनाए रखने में इसका काम होता है, ये सोशियल जो होती है। अब यहाँ और भी देखो, एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार प्रेरक कैसे होते हैं, बाह्य जो आपके शारीरिक हैं, जो पेशियां हैं, आपका शरीर दिखाई दे रहा है तो आपका पेशियां दिखाई दे रही है आपकी, तो ये बाह्य बताया गया है। आंतरिक दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या सोच रहे हैं, तो ये मानसिक हो गया, जो संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। जो पेशीय जो कोशिकाओं से इनसे जुड़ा हुआ है, पेशीय यानी शरीर से जुड़ा हुआ है, वो बाह्य रख दिया, और जो संवेगों से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसे आंतरिक रख दिया। ये अतिरिक्त है, लेकिन इसे केवल ध्यान रखना भाई ऐसा हो सकता है, बाकी सर्वमान्य तो जो हमने डिवाइडेशन किया है वही सही है। अभिप्रेरणा में आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? नीड्स भी दो प्रकार की होती है, एक जो हमें कंपलसरी नीड है ही, एक ऑप्शनल होती है। भाई ठीक है, एक तो लेनी है, एक ऑप्शनल है, जैसे भूख प्यास नींद चाहिए ही चाहिए, मत लो निमट गई हमारी, मतलब वो व्यक्ति गया, और अगर ले रहा है तो वो अनिवार्य है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। नीड्स भी दो तरह की होती है, अनिवार्य, ठीक है, आपके शरीर की नीड्स है, स्वाभाविक है, वो जन्म से ही आपको करनी है, भूख लगनी है, प्यास लगनी है, आपकी आपका जीव शरीर को चाहिए ही चाहिए, भूख प्यास नींद उत्सर्जन विश्राम काम, यह प्राथमिक से प्रेरित होती है, यह प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित होती है।
अचेतन मन से नियंत्रित होती है। अचेतन मतलब आप इसे बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अचेतन मन से चल रही है। ऑटोमेटिक आपको विश्राम की जरूरत पड़ेगी। आप बाहर से कितना ही 2-3 शादियों में कई लोग जाते होंगे, तीसरी शादी में जाते जाते तो वो लुढ़क जाते हैं, वहीं सो जाएंगे। इसका मतलब वो दिमाग से अपनी नींद को नहीं रोक सकते। अपने शरीर को रोकने की कोशिश करेंगे शरीर से कि मैं जाग लूँ जाग लूँ। एक व्यक्ति लगातार 7 दिन तक काम नहीं कर सकता, यानी कि 7वें दिन वो वहीं पर ढेर हो जाएगा। इनका अभिप्रेरणात्मक चक्र चक्रीय होता है, मतलब यह हमेशा घूमता ही रहता है। हर सुबह शाम को चाहिए नींद, खाना पीना तो चाहिए। सेकेंडरी एक होती है गैर अनिवार्य, ऑप्शनल है, ठीक है, मिले तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यह समाज से अर्जित है, जैसे मुझे कोई पद मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए, वातावरण से अर्जित है। मानसिक होती है, कृत्रिम है, सोशियल है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानी जाती है, जैसे उपलब्धि मिलना, सत्ता, रिलेशंस, संबंधन, समाज में संबंध जैसे विवाह, माता पिता, मित्र आदि बनना, अनुमोदन, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमने काम किया है उसकी प्रशंसा तो करे। आक्रमणशीलता यानी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम किसी चीज़ को या तो दूर छोड़ दें, या तो दूर हट जाते हैं, या फिर हमें वो चीज़ चाहिए होती है तो हम उसे पाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो आक्रमणशीलता भी होती है। ये सेकेंडरी अभिप्रेरक है, यानी सेकेंडरी नीड से, अभिप्रेरक नहीं, ये प्रेरित होती है, जिसके कारण से सभी अलग अलग पाई जाती है। किसी को भूख लगी है, वो खाना 4 चपाती खाएगा, किसी को 2 की भूख लगी है, फिर रात को 2 और खा ले तो बात अलग है, फिर रात को 2 और खा ले, ऐसे कर पढ़ता पढ़ता 6 भी खा सकता है। सो सेकेंडरी जो होती है वो आप अपने हिसाब से ही उसे लेते हैं, ठीक है, लोगों में अलग अलग होती है। इसका अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है वो संज्ञानात्मक होता है, यानी जो हमने बात की थी कि आपके मोटिवेशन जो है वो भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है, और उसकी साइकिल भी 2 टाइप की होती है। वही बात है, नीड्स भी 2 टाइप की होती है। चालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है। चालक को ही हम प्रेरक भी कहते हैं, ड्राइवर भी कहते हैं, चलाने वाला ड्राइवर, यानी आपके जो चीज़ों को, जो आपके नीड्स को जो पूरी करने के लिए जो चला रहा है, आपको उद्दीपन मतलब अभिप्रेरणा दे रहा है, वो चालक। यहाँ लिखा भी हुआ है, चालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने किया। मूल प्रवृत्ति सबसे पहले विलियम जेम्स ने प्रयोग किया, फिर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। कई लोग 1949 बताते हैं, तो इसके लिए मैं भी कंफ्यूज हूँ। अभी मैंने हाल ही में एक नई बुक में इसे 1949 पढ़ा है, वो गलत छपा है, क्या आधा हो गया है। अब कल ये 2-3 पार्ट में होगी, 80 क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।